नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी प्यारे दर्शकों का आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं महासेवा न्यूज, तो मैं बता दूं आज खास सब्जेक्ट तैयार किया है हमारे सीनियर स्पीकर सुलेमान भिमानी जी ने, जो फेमस आरटीआई एक्टिविस्ट है ट्विटर पर और आरटीआई के जरिए काफी सारा धमाका कर चुके हैं इस फील्ड में काफी सालों से है दोस्तों। और मैं इनका स्वागत करता हूँ। इनके बारे में बता दूं, 25 सालों से इस फील्ड में है, आरटीआई में और एज ए एडवोकेट प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। और मैं बता दूं आज जो सब्जेक्ट लेके आए सिटीजन जस्टिस फोरम के करता धरता है जो अवेयर कर रहे हैं, हाउ टू डील विद फॉल्स एफआईआर। एफआईआर बड़ा मायने रखता है दोस्तों हर एक के जीवन में। यदि आप सक्सेस है और कल से यदि फॉल्स एफआईआर होती है, वो होती है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अब फॉल्स है या क्या है, उसके लिए क्या आप सबक ले सकते हैं, क्या सावधानी बरते, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसके बारे में हमारे जानकार एक्सपर्ट इन सब मामलों के सुलेमान भिमानी जी का ये सब्जेक्ट तैयार किया, इसलिए महासेवा की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत लाइन के साथ में। सुलेमान भिमानी जी, आपका स्वागत है इस खूबसूरत लाइन के साथ में कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किलें, तुम लिखते जाओ मुश्किलें, मैं मंजिल लिख दूंगा। तो सुलेमान भिमानी जी, आपने बहुत सारी मंजिलें लिखी हैं और आगे भी ऐसी मंजिलें लिखे, ऐसा इतिहास बनाए कि लोगों को सपोर्ट मिले, जीवन में लोगों को सहयोग मिले। और आज भी ये टॉपिक आपका लोगों को बड़ी मदद करेगा। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में जो इस सब्जेक्ट से जूझ रहे हैं, फॉल्स एफआईआर में उनका जीवन खराब हो रहा है, तो उनको किस तरह से सावधानी बरतनी, क्या किस तरह से स्टेप उठानी, उस सब पूरे विषय पर एडवोकेट सुलेमान भिमानी जी बताने वाले हैं और उनका नंबर भी शेयर करेंगे। मैं इन्वाइट करता हूँ हमारे आज के कीनोट स्पीकर, प्लीज वेलकम सुलेमान भिमानी जी। स्वागत है सर। आप सभी का स्वागत है, नमस्कार आप सभी को। अभी ठीक है, अगर फॉल्स एफआईआर होता है तो हमारे पास क्या प्रावधान बचते हैं और फॉल्स एफआईआर होने के पहले और होने के बाद में आपको क्या करना चाहिए। देखो, कभी भी अगर फॉल्स एफआईआर होता है, ज्यादातर मैं आपको बताता हूँ, एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जब सेक्रेटरी, चेयरमैन या कमिटी मेंबर जो डिफॉल्टिंग मेंबर है, जो 101 की रिकवरी करने के लिए लोग प्रोसीडिंग करते हैं, तो जो मेंबर है उसके कोई फैमिली मेंबर ये एलिगेशन डालते हैं अंडर आईपीसी 354, दैट इज मानहानि का भंग, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ लेडी और लेडीज। तो ये एक कैटेगरी आती है जो हमने अक्सर देखा है कि जब सोसाइटी कमिटी कुछ काम करने जाती है तो उनको कहां पे ब्रेक लगाने का, तो इस तरह से फॉल्स एफआईआर कर दो। दूसरा आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसको अगर चुप कराना है तो उसके अगेंस्ट में भी फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड होते हैं। तो आपको पहले से थोड़ी बहुत सिग्नल्स मिल जाती है कि फॉल्स एफआईआर आपके अगेंस्ट में रजिस्टर होने वाली है। तो आप फॉल्स एफआईआर रजिस्टर होने के पहले आपके पास में क्या क्या उपाय उपलब्ध है, व्हाट आर द सोर्सेज वेयर यू कैन स्टॉप दैट फॉल्स एफआईआर। First is you approach the DCP or additional CP and CP with the facts कि ये मेरे खिलाफ ये साजिश रची जा रही है, मैं ये एक्शन लिया हूं 101 की रिकवरी का, इफ इट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और या तो मैं आरटीआई के थ्रू मुझे जो स्कैम का पता चला है वो मैं अब न्यूज़पेपर में पब्लिश करने वाला हूं। तो इसको रोकने के लिए ये मेरे खिलाफ साजिश है, उसके साथ में आपको वो जाना पड़ेगा। तो अभी मैं 2 एफआईआर, फॉल्स एफआईआर किस तरह से मैंने रोका वो एक आपको बताता हूं। थाना में एक सोसाइटी थी, मैं भी नाम किसी का नहीं दूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू डिफेम एनीवन। वहां पे जो सोसाइटी का सेक्रेटरी था वो एमएनसी में काम करता था, एट ए वेरी हाई लेवल पोस्ट था उसका, जनरल मैनेजर था, और ही वॉज रनिंग द सोसाइटी वेरी वेल। उसने जो डिफॉल्टिंग मेंबर था उसके ऊपर 101 की रिकवरी प्रोसीडिंग चालू कर दिया। तो अभी जो मेल पर्सन था वो कुछ नहीं कर सक रहा था, तो उसने अपनी वाइफ, वो भी लिविंग रिलेशनशिप में थी, उसको आगे कर दी। एंड शी हैड सम कनेक्शन, शी वाज डूइंग सम सोशल वर्क, तो दिल्ली में कोई मिनिस्टर को वो जानती थी। तो उसने जाके पुलिस में कंप्लेंट किया कि भाई दिस पर्सन, दिस सेक्रेटरी हैज आउटरेज माय मॉडेस्टी। और जो ऑफिसर्स थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और द सीनियर पीआई, दोनों को यह पता था
कि भाई ये फॉल्स एलिगेशन है, लेकिन दिल्ली के ऑफिस से लैंडलाइन नंबर से फोन आता था, मैं फलाने मिनिस्टर के यहां से बोल रहा हूं, तो आप जो है इसके ऊपर केस रजिस्टर करो। वो बंदे ने मुझे फोन किया कि इस तरह से मेरे ऊपर फॉल्स एफआईआर रजिस्टर होने वाली है, और एक बार फॉल्स एफआईआर रजिस्टर हो गई तो मेरी एमएनसी जॉब चली जाएगी और मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। मैंने ऑफिसर को फोन किया, मैं बोला व्हाट इज द मैटर, इज ही रियली डन समथिंग रॉन्ग एंड ही इज गिविंग मी अ रॉन्ग स्टोरी। तो बोले नहीं, हम लोग के ऊपर काफी प्रेशर बनाने में आया, वी नो दैट लेडी इज नॉट राइट, बट जो हिसाब से प्रेशर आ रहे, जो हिसाब से एलिगेशन आ रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, दिस अराउंड 2016 की बात बता रहा हूं मैं, 2016-2017 की। तो हमको रजिस्टर करना पड़ेगा until and unless you have a talk with the senior and DCP or higher above who can intervene in this matter। तो मैंने सीधा वहां पे जो कमिश्नर थे उनके साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स करी, उनको मैंने बताया, मतलब इस तरह से ये रॉन्ग एफआईआर रजिस्टर हो रही है, फॉल्स एफआईआर रजिस्टर हो रही है बिकॉज ऑफ द ईगो प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने 101 रिकवरी प्रोसीडिंग चालू की। तो कमिश्नर ने बताया मुझे कि मिस्टर भीमानी, दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन, बट इफ यू आर सेइंग इट इज अ फॉल्स, देन लेट मी टॉक टू द सीनियर। तो जब उन्होंने सीनियर से बात किया कि भाई ये मैटर में है क्या, तो बोले नहीं, वो आके बोले हमको भी धमकी देती है कि अगर आपने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया तो मैं आपके अगेंस्ट भी एफआईआर करूंगी कि आपने भी मुझे मॉलेस्ट किया करके। तो बोले दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन। तो बोले कहां से फोन आता है, तो उन्होंने वो मिनिस्टर के दिल्ली ऑफिस का नाम दिया कि वहीं से लैंडलाइन से फोन आता है। तो उन्होंने बोला कि आप एफआईआर रजिस्टर करने के पहले एक बार मेरे से कंसल्ट कर लेना कि वेदर यू शुड रजिस्टर द एफआईआर और नॉट। फिर कमिश्नर ने मुझे बोला कि दिस इज अ सीरियस टाइप ऑफ मैटर, वी शुड नॉट जस्ट टेक इट इजी। बोले वी शुड do some investigation in the society, what type of character of that person is, and is he really of that person। कि बहुत से लोग रहते हैं ना जो वुमनाइजर रहते हैं या लूज कमेंट पास करते हैं लेडीज को देख के। तो बोले वील हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स के व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट। तो वो मैं जब सोसाइटी में गया उनके वहां पे, तो 2-4 लेडीज भी खड़ी थी, तो मैंने उनको पूछा, मैं बोला ये आदमी कैसा है, मीन्स ही कैन डू दिस टाइप ऑफ एक्ट। तो बोले नहीं, ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, सिंपल, लो प्रोफाइल रखता है, ओनली ही इज हैंडलिंग द सोसाइटी मैटर्स वेरी एफिशिएंटली। और एक बात ये है कि व्हेन ही गोज टू द ऑफिस, वाइफ आती है, उसके हाथ में टिफिन रहता है, वो अपने कार तक अपने हस्बैंड को छोड़ती है और टिफिन रखती है, एंड व्हेन ही कम्स बैक द वाइफ इज इन द लॉबी टू रिसीव हिम। तो वैसा कोई चांस कहीं पे भी नहीं है कि जहां पे वो बोल सकते हैं कि भाई वो अकेला उसको लिफ्ट में मिल गया या अकेला इधर मिल गया और उसने उसके साथ में छेड़खानी की। तो ये सब बात जब हमने कमिश्नर को बताया तो उन्होंने सीनियर को फोन करके बोला कि आप जो है इसके ऊपर, अगर वहां से दिल्ली से फोन आता है तो उनको आप मेरा नंबर दीजिए, I will have a word with them and I will explain what is the situation। तो ये एक एफआईआर होने से बच गया। और एक दूसरा मेरा जो फ्रेंड है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसके अगेंस्ट में भी एक्स कॉर्पोरेटर जो फीमेल थी, दे हैड दिस थिंग हॉट आर्ग्यूमेंट्स इन द डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस। ये भी कोऑपरेटिव मैटर ही था। तो उसने वो टाइम पे वो ऑफिसर फॉर्मर काउंसिलर ने बोल दिया कि मैं तुम्हारे को देख लूंगी, तुम्हारे ऊपर एफआईआर फाइल करूंगी, एंड देयर वाज अ कंप्लेंट फाइल। देन इमीडिएटली वी वेंट टू द डीसीपी और उनको समझाया कि भाई दिस इज द मैटर और इट शुड नॉट बी बिकॉज ऑफ द ईगो, वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तो डीसीपी ने इमीडिएटली सीनियर को फोन लगाया और बोला आप जाओ उधर और आप जो भी है वो बताओ, and we will proceed as per the documentation and our investigation. If the RTI activist, what you are saying, he has done wrong, we will definitely register the FIR. But if he has not done wrong, so you don't have to worry that the FIR will be registered. इसमें ये एक हो गया। और दूसरा, अगर जब FIR रजिस्टर होने आपको लगता है and you are not really involved, if there is a false FIR,
सो यू कैन अप्रोच द डीसीपी, और अगर समझो डीसीपी जैसा आप रैंक ऊपर जाओगे, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद सीनियर पीआई के पास जाओगे, ही विल बी मोर कर्टियस, एंड आप डीसीपी के पास जाओगे, ही विल बी स्टिल मोर एंड मोर कर्टियस, एंड इफ यू गो टू एडिशनल सीपी, ही विल बी सुपर कर्टियस. दे विल लिसन टू यू बिफोर मेकिंग एनी जजमेंट्स. तो ये सारी चीज जो है आपको ध्यान में रखनी की. और अगर फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड होने वाला है, आपको लगा कि अभी मेरे पास कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली लीगल एडवाइस लेनी चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए और एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए, क्योंकि पुलिस आपको 41A की नोटिस दे सकती है, और जहां पे आपको पता चल जाएगा कि भाई अभी इनका इंटेंशन क्या है, मुझे वहां पे बुलाने का है, स्टेटमेंट का, और मुझे अरेस्ट कर देगा, तो ये एप्रीहेंशन के साथ में आप सेशन कोर्ट में जा सकते हो. सेशन कोर्ट ने अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो. इसके अलावा आपके पास अगर वो एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई और आप बेल के बाहर हो, तो अभी तक चार्जशीट नहीं हुई है, तो चार्जशीट के अंदर देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, दैट इज दे कॉल्ड ए समरी, बी समरी एंड सी समरी. तो मैं आपको ये बताता हूं कि ए समरी क्या होती है. ये पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है वो बनाता है, देन इट गोज टू द senior PI send it to the ACP, and then जो उनका प्रोसीजर फॉलो अप करने के बाद में then it goes to the magistrate. Now when it goes to the magistrate, where the magistrate classifies the case as true but undetected, यानी बहुत से टाइम पे एक केस है वो ट्रू है लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, where there is no clue whatsoever about the culprits or the property, or when the accused is known but there is no evidence to justify his being sent up to the magistrate for trial. यानी ए समरी में ट्रायल होगा. अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है बी समरी केस, अगर ये आप कर लेते हो तो आपको वहीं से आप डिस्चार्ज हो सकते हो. Where the magistrate classifies the case as maliciously false, यानी जहां पे एक मैजिस्ट्रेट को पता चल जाता है कि ये फॉल्स केस हुआ है, एंड व्हेन देयर इज नो एविडेंस और प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड applicable when false or frivolous case are filed. B summary report is filed by the police in such a matter, usually a final report, यानी जो फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं या जिसको चार्जशीट बोलते हैं, will lead to acquittal of the accused upon acceptance by the court. यानी जब ये रिपोर्ट अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, मैजिस्ट्रेट भी अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है और उसको लगता है कि ये मैलिशियसली फॉल्स एफआईआर हुआ है, तो वही टाइम पे अक्यूज्ड को वो डिस्चार्ज कर सकते हैं. एंड देन कम्स टू द सी समरी, व्हेन द केस इज नाइदर ट्रू और फॉल्स, यानी इस तरह का एक सिचुएशन आती है, वहां पे पुलिस बोलती है ये सच भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है, या सच नहीं है झूठ नहीं है. वो जब ये टाइप की जब सिचुएशन होती है उसको सी समरी बोलते हैं. सी समरी रिपोर्ट इज इशूड बाय द पुलिस इन सच अ मैटर व्हेन द क्रिमिनल केस वाज फाइल्ड ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स और द ऑफेंस कंप्लेंट अबाउट अ सिविल नेचर, यानी अगर सिविल नेचर का केस है और उसको आपने क्रिमिनल टर्न दे दिया और उसके ऊपर एफआईआर हो गया, तो इन दैट केस वो सी समरी केस फाइल होता है. अभी समझो कोई प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट है विद इन फैमिली मेंबर्स और किसी ने अपना रिसोर्स लगा के पुलिस के पास से एफआईआर कर दिया, और बाद में जब ये पता चलता है कि ये दिस इज अ टोटली अ सिविल नेचर मैटर विच हैज टू बी डिसाइडेड बाय द सिटी सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, तो वो रिपोर्ट जब वो फाइल करते हैं तो भी हो जाता है. और सेकेंडली उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि एफआईआर हो गई है आपके, so you have an option of filing an application to the magistrate court for discharge under section 227 कि मेरे खिलाफ ये जो है, ये जो एफआईआर है वो फॉल्स है, एंड आई एम पुटिंग द एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज. बहुत से केसेस में होता है, बहुत से केसेस में नहीं होता है, तो आपको वो टाइम देना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को. और फिर उसके बाद में अगर आपका मैटर हर्ड नहीं होता है या मैजिस्ट्रेट तारीख पे तारीख गिरती है, देन यू हैव द अल्टीमेट ऑप्शन इज टू अप्रोच द हाई कोर्ट टू क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर.
तो कॉशिंग ऑफ द एफआईआर में दो बात हो सकती है, या तो जो जज है वो बोलेगा कि जो कंप्लेनेंट है, ओरिजिनल कंप्लेनेंट, उनको बुलाओ। अगर वो बोलता है कि यस मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर ये एफआईआर स्क्वॉश होती है तो आपकी एफआईआर स्क्वॉश हो सकती है, नहीं तो ऑन मेरिट बेसिस वो चलेगा और उसके बाद में आपकी एफआईआर स्क्वॉश होता है। बट ये सब के लिए आपके 3 से 6 साल तक का समय आपके ऊपर जा सकता है। तो फॉल्स एफआईआर जो है इट इज लाइक कैंसर, थोड़ा 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 करके डेवलप होता है। और दूसरी और एक बात बोलता हूं मैं, सेक्शन आईपीसी 182 पे, सेक्शन आईपीसी 182 जो है उसके अंदर अगर किसी ने फॉल्स एफआईआर किया है तो उसके खिलाफ पुलिस क्या एक्शन ले सकती है। फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू इंजुरी टू अनदर पर्सन, यानी मुझे ये जानकारी है कि मैं ये गलत कर रहा हूं लेकिन मैं फिर भी एफआईआर रजिस्टर करा रहा हूं, और उसका जिसके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड होगी उसको इंजुरी होगी, लीगली, फाइनेंशियली और सोसाइटी में उसकी बदनाम होगी, उसके बावजूद मैं करता हूं। और जब पुलिस ऑफिसर को यह लगता है कि ये कंप्लेंट मुझे फॉल्स देने में आई है तो पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन आईपीसी 182 वो कंप्लेनेंट के खिलाफ केस दायर कर सकता है। The false information with an intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person. Whoever gives to any public servant any information which he knows or believes to be false, intending thereby to cause or knowing to be likely that he will thereby cause such public servant. तो मेन आपका जो इसके अंदर जो मेन क्रक्स है वो आपको बता देता हूं। To use the lawful power of such public servant to the injury or annoyance of any person shall be punished with imprisonment of either the decision of the term which may extend to 6 months or with a fine that may be extended to 1,000 rupees or with both. यानी अगर आप पुलिस स्टेशन में जाके अगर किसी के खिलाफ फॉल्स कंप्लेंट भी करते हो तो आपके अगेंस्ट वो पुलिस वाला आईपीसी सेक्शन 182 के अंदर आपके ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है कि ये मुझे जानते हुए, इनकी जानकारी में था कि ये गलत है, फिर भी इन्होंने मेरे को गलत इंफॉर्मेशन देके फॉल्स कंप्लेंट फाइल की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आंसर्स वी कैन टेक इट। हाँ, और एक इंक्वायरी और एक इंसिडेंट जो बताता हूं कि जो हमारे साथ में हुआ था। मेरे फ्रेंड जो एडवोकेट है उन्होंने जो जब भाई लोग में ये हुआ था प्रॉपर्टी का बंटवारा, तो उनके अगेंस्ट में एक फ्लैट आया था जो एसआरए कंपोनेंट का था। भाई ने वो टाइम पे उससे 3-4 लाख रुपया लिख के वो अलॉटमेंट लेटर उनको दिया था और वो ऑक्यूपाई कर रहा था राइट फ्रॉम द डे वन। लेकिन वो बंदे ने क्या किया, 10 साल के बाद, 10 साल होने के पहले यानी 9-9.5 साल हुआ था, उसने पुलिस स्टेशन में गया और एक एनसी करवाई कि मेरा अलॉटमेंट लेटर गुम गया है। वो एनसी लेके वो एमएमआरडीए एसआरए सेक्शन में गया और बोला कि मेरा अलॉटमेंट लेटर गुम गया है तो मुझे आप फ्रेश अलॉटमेंट लेटर इशू करो। तो वो फ्रेश अलॉटमेंट लेटर इशू किया। फिर उसके बाद में फिर उसने पुलिस में और एमएमआरडीए में कंप्लेंट करी कि मेरे घर में कोई घुस गया है, तो आप ये जो है इसको एविक्ट कराइए। तो वो एविक्शन प्रोसेस चालू होने के पहले हम लोग ने पुलिस को अप्रोच किए और उसको बताया कि भाई ये अलॉटमेंट लेटर घुमा नहीं है, इसने तो हमको 9.5 साल पहले ये अलॉटमेंट लेटर दिया हुआ है। और एमएमआरडी ऑफिसर के पास भी गए कि जब फैमिली में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, फैमिली पार्टीशन, तभी ये फ्लैट मेरे में आया था और तभी मुझे उसको 3 लाख रुपए जो देने के थे वो मैंने दिए थे, ये बैंक अकाउंट से दिए थे, वो दिए थे। एंड दिस इज विद इन अ फैमिली, नाउ ही वांट्स टू टेक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट। फिर हमने जब पुलिस को बोले कि नाउ सिंस ही हैज गिवन यू फॉल्स इंफॉर्मेशन, एक तो वो अलॉटमेंट लेटर लॉस्ट नहीं हुआ था, वो हमारे पास है, उसने खुद नहीं दिया है, उसकी सिग्नेचर है, नोटरी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, वो एग्रीमेंट है एंड इट वाज डन विद इन द फैमिली। देन पुलिस ऑफिसर ने अंडर 1
अंडर सेक्शन 182 उसके ऊपर कंप्लेंट किया. ही वॉज सेंट टू जेल फॉर 7 days. देन ही प्लीडेड गिल्टी, माफी मांगा और अभी फिर वापिस फैमिली में सेटलमेंट कर दिया. तो ऐसे टाइप के केसेस बहुत आते हैं, खास करके एसआरए में, जहां पे पहले तो वो फ्लैट बेच डालता है, जब देखता है कि 10 साल के बाद में जो उन्होंने 4 लाख में बेचा था वो फ्लैट की कीमत आज 25 लाख हो गई है या 30 लाख हो गई है, तो वो जाता है और लिखाता है कंप्लेंट के मेरा अलॉटमेंट लेटर गुम गया है. वो कंप्लेंट के बेस, एनसी के बेस, वो एसआरए में या एमएमआरडी के एसआरए सेल में जाता है और नया अलॉटमेंट लेटर इशू करवाता है और फिर बोलता है कि मेरे फ्लैट में घुसखोरी हो गई है. तो ये सब चीज के लिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन बरोबर आपने किया है तो आप पुलिस को बोल सकते हो कि भाई ये दिस इज द फॉल्स कंप्लेंट given by the complainant to cause injury to me financially, legally and my reputation. So you please file a complaint against that person. तो वो कंप्लेंट अगर पुलिस ऑफिसर कन्विंस हो जाता है आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर तो फॉल्स कंप्लेनेंट के ऊपर पुलिस एक्शन ले सकती है और उसको जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और दोनों हो सकता है. आज क्वेश्चन आंसर सेशन में कोई क्वेश्चन आए हुए हैं? हाँ, अजन हाउसिंग सोसाइटी का मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपको लगता है कि आपके बिकॉज आप काम कर रहे हो और रिकवरी का प्रोसीडिंग चालू किया है और सामने वाला बंदा आपके अगेंस्ट में अगर फॉल्स एफआईआर करता है तो यू अप्रोच द डीसीपी. और बहुत से टाइम पे अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं आपके लोकल एमएलए या एमपी से तो ही कैन ऑल्सो इंटरवीन. बट इन दिस केस यू शुड बी वेरी मच श्योर कि आपने कुछ गलत नहीं किया है. तो आप इनकी सबकी हेल्प लेके यू कैन अप्रोच टू द अप टू द सीपी ऑल्सो कि भाई ये मेरे अगेंस्ट में ये एक कॉन्स्पिरेसी करने आ रहा है और मेरे अगेंस्ट में फॉल्स एफआईआर हो रही है, तो वो वहीं पे रोक दी जाए. नहीं है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ेगा. फिर उसके बाद में या तो आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में जहां पे आपका केस चलता है, और एल्स you have to quash the FIR in the High Court under section 482 inherent power जो हाई कोर्ट को दिया हुआ है. और बहुत सी गाइडलाइंस भी देने में आई है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से. बिफोर रजिस्टरिंग एन FIR और रजिस्टरिंग ए पर्सन यू हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस. तो सुप्रीम कोर्ट को भी, और यू शुड टेक इमीडिएट हेल्प ऑफ द एडवोकेट. जो प्रोफेशनल है उसकी आपको हेल्प लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये काफी नीटी ग्रिटी है. अगर आप सोचते हो मैं अकेला बस ये लेक्चर सुन के मैं ये कर लूंगा तो इट इज नॉट पॉसिबल. यू हैव टू टेक द प्रोफेशनल हेल्प. ओके, नाउ नेक्स्ट इज गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स टू फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन. माय क्वेरी इज व्हाट शुड फैमिली और देयर एडवोकेट डू इफ द फादर इज डिटेन्ड फॉर alleged क्राइम ऑफ सन as son is not contactable. सर अभी ये जो आपने बोला है वो क्राइम क्या है, एफआईआर क्या है, अगर उस पर चार्जशीट फाइल हुई है नहीं हुई है वो सब देखना पड़ेगा. अभी चार्जशीट के अंदर भी आपको मैं एक देता हूं कि अगर फॉल्स एफआईआर होती है तो जो चार्जशीट जब बनती है तो चार्जशीट के अंदर एक क्या बोलते हैं सीन ऑफ क्राइम का एक जो नक्शा बनता है, पंचनामा जिसको बोलते हैं, वो पंचनामा आपको बिल्कुल स्टडी करना पड़ेगा. उसके अंदर लोकेशन रहता है कि ये सीन ऑफ क्राइम इधर हुआ है, फिर इतने विटनेसेस है, वो सब स्टडी करके वो जो आपको वो चार्जशीट मिलेगा जो पंचनामा के साथ में, अगर पंचनामा है या नहीं है, विटनेस किधर के है, क्या है, क्या होता है कि पुलिस के पास में कभी उनको फॉल्स एफआईआर करने के रहते हैं तो उनके पास लिस्ट तैयार रहती है, उसको बुलाते हैं और खुद ही टाइप करते और बोलते हैं ये सीख जा, ये इधर साइन कर दे और तू जा, और एक बार एफआईआर रजिस्टर्ड होता है. तो ये सब चीज आपको स्टडी करके आपके एडवोकेट को बताना है कि भाई ये जो घटना स्थल जो दिखा रहे हैं उसके अंदर पंचनामा के अंदर वहां पे मैं था ही नहीं, मैं और कहीं था. समझो वो टाइम पे अगर आप कोई रेस्टोरेंट में हो और वहां पे सीसीटीवी चालू है तो वो सीसीटीवी का फुटेज और टाइमिंग के साथ में आप वो कलेक्ट करके रखो तो उससे वो पता चलेगा, वो एक एलिबी हो जाएगी आपके पास में कि क्राइम सीन के टाइम पे और क्राइम टाइम पे यू वर नॉट प्रेजेंट बट यू वर प्रेजेंट एट समवेयर एल्स. तो ये काफी सारी नीटी-ग्रिटी है जिसके लिए आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की बहुत जरूरी है. भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
Sir, Section 182 IPC also applicable to false documents, including resolution, statement, verification, declaration filed by the society with the registrar court? No. Section 182 is applicable when there is a false complaint being made, right, or to the police. अगर यहाँ पे जो आप बोलते हो कि जो false documents हुआ है, including resolution, statements, verification, declaration filed by the society with registrar court, तो ये already अगर court के अंदर matter है तो you will have to take up that matter into that court or in front of that deputy registrar, DDR or divisional joint registrar. तो इसके लिए ये नहीं आएगा. Yeah, we will put this the false FIR and SC guidelines का link हम आप सबको provide कर देंगे so that will be useful to the budding advocates also. We'll do that. Thank you everyone, being a nice audience.